ओके, हाय एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएशनल टेक्निक के बारे में पढ़ा था एंड उसके एप्लीकेशंस हमें करने हैं। हीलियम का एग्जांपल लेना है और हाइड्रोजन का लेना है। सो विल स्टार्ट विद हीलियम। ओके, सो वी विल कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हीलियम। ठीक है, तो हीलियम एटम हमारे पास में कैसा होता है, यहाँ पर देखिए पिक्चर के अंदर। द हीलियम एटम कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट अराउंड अ न्यूक्लियस कंटेनिंग टू प्रोटॉन्स, ऑल्सो सम न्यूट्रॉन्स विच आर इररेलेवेंट टू आवर पर्पस, क्योंकि उसके पास चार्ज नहीं होता है। तो द हैमिल्टोनियन फॉर दिस सिस्टम इग्नोरिंग फाइन स्ट्रक्चर एंड स्मॉल करेक्शन इज गिवन बाय 7.14। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हैमिल्टन जो हीलियम होता है उसमें हमारे पास में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके पास में चार्ज कितना होता है, +2 ही होता है, और दो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन नंबर 1 यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 यहाँ पे है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस सपोज कीजिए R1 है, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस सपोज कीजिए R2 है। सो दोनों इलेक्ट्रॉन की जो रिलेटिव पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी, R1 माइनस R2। अब यहाँ पर हमें इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और वो हमारा हैमिल्टोनियन होगा। सो हैमिल्टोनियन इस केस में क्या होगा, देखो हैमिल्टोनियन होगा, यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, उसका न्यूक्लियस के साथ में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, सपोज उसे V1 बोलते हैं। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है, बिकॉज वो चारों तरफ मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी K1 और न्यूक्लियस के साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी V1 प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी K2 प्लस न्यूक्लियस के साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी V2। इसके साथ में दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में यहाँ पर 1 और 2 के बीच में रिपल्शन भी लगेगा, सो उसे हम बोल देते हैं VE। तो टोटल 5 टर्म्स आर देयर, और ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म है और ये भी काइनेटिक एनर्जी का टर्म है। सो इसे हम लिख लेते हैं -h×2m, सपोज del1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा -h×2m, और ये यहाँ पे हो जाएगा del2 स्क्वायर। V1 जो है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में है, लेकिन पोजीशन R1 है तो KQ1 Q2 अपॉन R1 हो जाएगा। सो ये V1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0। Q1 कितना हो जाएगा, प्लस का 2e, Q2 कितना हो जाएगा, माइनस का e, डिस्टेंस हो जाएगा R1। सिमिलरली V2 जो है वो V2 कितना हो जाएगा, 1/4πε0, हमारे पास कितना हो जाएगा, +2e एंड माइनस e डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R2। ठीक है, अब VEE की बात करें तो VEE जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच का रिपल्शन है। सो 1/4πε0, एंड यहाँ पे हो जाएगा -e एंड -e डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो जाएगा R1 माइनस R2। ये सारे टर्म्स जो मिलके है टोटल हैमिल्टोनियन बनेगा, वो आपके पास 7.14 में गिवन है। ठीक है, मैंने जो बता दिए हैं इंडिविजुअल टर्म्स के बारे में। नाउ आवर प्रॉब्लम इज टू कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी Eg। जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली गई ग्राउंड स्टेट की, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आती है वो -78.9 इलेक्ट्रॉन आती है, यानी कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है हीलियम की वो नियरली इक्वल टू -79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं, एक तो हम नॉर्मल मेथड यूज करेंगे और एक वेरिएशनल टेक्निक यूज करेंगे, चेक करेंगे कि बेटर रिजल्ट हमें किससे मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए तो जो हैमिल्टोनियन है वो दो इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन में स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन लाइक हैमिल्टोनियन में। सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज जो है वो E की बजाय 2E आता है। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो हैमिल्टोनियन लिखा, आपने उसमें यहाँ पर लिखा K1 प्लस V1 और K2 प्लस V2। यहाँ पर अगर E को अवॉइड कर देते हैं, सो ये हैमिल्टोनियन H1 हो जाएगा और ये हैमिल्टोनियन H2 हो जाएगा, और ये हैमिल्टोनियन जो है वो हाइड्रोजन एटम के जैसा हैमिल्टोनियन होगा। ये हैमिल्टोनियन पे हाइड्रोजन एटम के जैसा हैमिल्टोनियन होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो हाइड्रोजन एटम का हैमिल्टोनियन हम लेते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी के अंदर K प्लस E और माइनस E अपॉन R1 आता है। हमारे पास यहाँ न्यूक्लियर चार्ज कितना ले रहे हैं, 2E ले रहे हैं। सो सिर्फ हमारा मतलब जो हैमिल्टोनियन है उसे हम हाइड्रोजन लाइक हैमिल्टोनियन बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इस केस में हमें कितना मिल रहा है, +2E मिल रहा है, जबकि एक्चुअल हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो +E ही मिलता है, क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, पर यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोटॉन है। ठीक है, तो अगर हम ये वाला अप्रोच लगाएं
पहले ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। इसका मतलब अभी हम हमारा वेरिएशनल मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल एक मेथड यूज कर रहे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को के बीच के रिपल्शन को अवॉइड कर देते हैं और यहाँ पर हीलियम को स्प्लिट कर देते हैं दो हाइड्रोजन एटम के अंदर। सपोज इसका जो ग्राउंड और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में होगा, किसमें 1s में होगा। इसका इलेक्ट्रॉन भी किसमें होगा, 1s में होगा। इसका वेव फंक्शन कितना होगा, 100 होगा, करेक्ट। और इसकी लोकेशन R1 है, इसका वेव फंक्शन होगा 100 और इसकी लोकेशन कितनी इलेक्ट्रॉन की, R2 है। जो पूरा सिस्टम मिलेगा, क्योंकि ये जो साई होता है वो एक तरह से प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी के जो नियम होते हैं उनको फॉलो करता है। इसका मतलब अगर एक हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन ये है, दूसरे का ये है, तो कंबाइंड सिस्टम जो बनेगा उनका वेव फंक्शन इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब कंबाइंड जो वेव फंक्शन होगा वो हमारा ये होगा, करेक्ट। यहाँ पर मैं बता देती हूँ। अब आप देख लीजिए वापस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ वी इग्नोर द टर्म H splits into two independent hydrogen Hamiltonian only with a nuclear charge of 2e instead of e, the exact solution is just the product of hydrogenic wave function psi नोट हमारा जो होगा वो वेव फंक्शन होगा और वो psi 100 R1 और psi 100 R2 होगा और उसकी वैल्यू जो है वो ये आएगी। अब ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, आपको मैंने psi 100 जो है वो प्रीवियस लेक्चर में जब हाइड्रोजन एटम हमने डिस्कस किया था तो ग्राउंड स्टेट में इसकी वैल्यू आपके पास थी, करेक्ट। इसकी वैल्यू हमने हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन की निकाली थी। तो आपको क्या करना है, उस वेव फंक्शन में जहां पर आपको R मिल रहा था वहां पे आपको R1 रखना है और एक बार R की जगह R2 रखना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आपको 7.17 वाला वेव फंक्शन मिल जाएगा। दैट यू कैन डू, ठीक है। एंड द एनर्जी इज 8E1 और 8E1 की वैल्यू आती है -109 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 8E1 कैसे आया, ये इक्वेशन नंबर 5.31 के अंदर बताया हुआ है। चलिए देख लेते हैं एक बार 8E1 कैसे आया। यहाँ पर देखिए ये चैप्टर नंबर 5 है, ग्रिफिथ का ही है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स नाम से है। इसमें हमारे पास में अभी जो हमने वेव फंक्शन के साथ किया था वो ये था 5.28 में, ये NLM है और ये N प्राइम L प्राइम M प्राइम है। इस कंडीशन के अंदर ये किसके लिए, हीलियम के लिए, क्योंकि मैं आपको हेडिंग दिखा देती हूँ यहाँ पे, देखो हीलियम के लिए। ये फर्स्ट हैमिल्टोनियन हो गया, ये सेकेंड हैमिल्टोनियन हो गया और ये VEE। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड करते हैं। अगर इसको अवॉइड करते हैं तो हम यहाँ पर वेव फंक्शन ये लेते हैं। अब एनर्जी यहाँ पे 4 टाइम्स कैसे आई, देखो हम जानते हैं बोर मॉडल के अकॉर्डिंग किसी और हाइड्रोजन लाइक एटम की जो एनर्जी होती है वो -Z² अपॉन N² और क्या होती है, En होती है, करेक्ट। और En की वैल्यू जो होती है, अगर En के अंदर N² को डाल दो तो ये वाली, इसको सपोज एप्सिलॉन बोल देती हूँ एक बार ना, एनर्जी की वैल्यू होती है -Z² अपॉन N² एप्सिलॉन N, ठीक है। इन दोनों को मिला के ये जो एनर्जी मिलती है ये हाइड्रोजन की एनर्जी होती है और यहाँ पर इसको En बोल देते हैं एक बार, करेक्ट। यहाँ पे En जो है वो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं ये कितना है, एप्सिलॉन N/N², और एप्सिलॉन N की वैल्यू कितनी आती है, -13.6/N²। हम जानते हैं बोर मॉडल में एनर्जी होती है En, ये होती है। अब क्योंकि हमारे पास इस कंडीशन में दो हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि हीलियम को बनाने के लिए हम बोल रहे हैं दो सेपरेट हाइड्रोजन एटम लाइक वेव फंक्शन हमने लिए हैं। वेव फंक्शन को तो मल्टीप्लाई कर दिया, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी मान लीजिए En है, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, En प्राइम है, तो एनर्जी को टोटल करना पड़ेगा। En को En प्राइम से ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का Z² साथ में आ रहा है। जो नेगेटिव साइन है वो तो हमने यहाँ En के अंदर इंक्लूड कर लिया है, लेकिन Z² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हीलियम के लिए Z कितना होता है, 2, इसलिए हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। जो टोटल एनर्जी आएगी वो 4 टाइम्स En प्लस En प्राइम होगी। बट अब हमारे केस में हमने हीलियम को दो हाइड्रोजन एटम की तरह अगर माना है तो वो दोनों हाइड्रोजन एटम क्या थे, बिल्कुल आइडेंटिकल थे, बिल्कुल एक जैसे थे। अगर वो बिल्कुल एक जैसे होंगे तो En और En प्राइम जो होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ 5.29 इक्वेशन है, उसमें En और En प्राइम मिलके क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ En बन जाएगा। और ऑलरेडी वहां पे 4 का फैक्टर है तो ये कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स E हो जाएगा। और क्योंकि हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है उसके लिए N की वैल्यू 1 रखनी होती है, तो En की जगह कितना आ जाएगा, 8E1 आ जाएगा। इसलिए हमारे पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी, 8E1 होगी। और E1 हम जानते हैं कितनी होती है, -13.6 होती है। 8E1 निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, -109 आ जाएगी। वो यहाँ पर देखो कैलकुलेट की हुई है, 8 टाइम्स E1 -109।
यानी कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर हम इस तरह से निकाले, और देखो वेव फंक्शन भी निकाला हुआ है, ये वेव फंक्शन हमने यूज किया है अभी, है ना। सो इससे तो एनर्जी कितनी आ रही है, -109 आ रही है। लेकिन अभी हमें हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी, वो तो कितनी आ रही है, माइनस का 79 आ रहा है। सो -109 और -79 में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इसका मतलब जो अप्रोच हमने अभी लगाई वो गलत है। इसलिए हम अभी क्या यूज करेंगे, वेरिएशनल टेक्निक यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये -109 आ रहा है, दिस इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम -79। इसलिए टू गेट अ बेटर अप्रोक्सीमेशन ऑफ ईजी, वी विल अप्लाई द वेरिएशनल प्रिंसिपल यूजिंग साई नोट एज द ट्रायल वेव फंक्शन। तो हमारा वेरिएशनल टेक्निक यूज करेंगे। तो वेरिएशनल टेक्निक से अगर ट्रायल वेव फंक्शन ये है, तो हमारा क्या होता है, एच साई नोट इज इक्वल्स टू ई साई नोट आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एच साई नोट आ जाएगा। एनर्जी की जगह हमारे पास क्या होगा, अगर हम दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम मानते हैं और VEE को 0 मानते थे, अभी मैंने बता दिया VEE को अवॉइड करते हो तो एनर्जी कितनी आती है, 8E1 आती है। लेकिन VEE को अवॉइड नहीं करते हैं तो इसमें VEE का टर्म भी आएगा। सो 8E1 प्लस VEE टाइम्स साइन नॉट मिलेगा। अब पूरी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लो। सो इधर तो आ जाएगा एच का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, 8E1 तो अपने आप में एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ नंबर। हमने देखा ना, ये -109 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, तो ये तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो हमें VEE की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी है। अब हमारा पूरा टास्क बन गया कि इसको कैलकुलेट करना है हमें, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ VEE। अब VEE जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसकी कैलकुलेशन हमारे पास ये आएगी। अब ये मैं बता देती हूँ कैसे आएगा। तो सबसे पहले मुझे वेव फंक्शन चाहिए, ये वाला वेव फंक्शन चाहिए, 8/πa³ है ना, ये वेव फंक्शन ले लेते हैं हम। सो हमारे पास जो ट्रायल वेव फंक्शन है वो कौन सा लेके चल रहे हैं, ट्रायल वेव फंक्शन हम लेके चल रहे हैं 8/πa³ एक्सपोनेंशियल -2r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय a। और VEE की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, 1/4πε0 E² अपॉन r1 - r2। ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला कितना होता है, इंटीग्रेशन साई स्टार VEE साई और वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। वॉल्यूम एलिमेंट हमारा डीवी आ जाएगा, तो साई स्टार रख लेते हैं। साई स्टार हमारा आ जाएगा 8/πa³ एक्सपोनेंशियल -r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय a। ये तो आ गया साई स्टार। फिर VEE की वैल्यू 1/4πε0 E² r1 - r2, ये VE आ जाएगा। फिर साई लेना है वापस, 8/πa³ एक्सपोनेंशियल -r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय a। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम एलिमेंट आएगा। आपने इंटीग्रेशन के अंदर r1 भी वेरिएबल है, r2 भी वेरिएबल है, इसलिए जो वॉल्यूम एलिमेंट आपको लगाना है यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, और एक बार d3r1 और एक बार d3r2, ये हमारा टोटल होगा। अब जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो एक बार। तो 8/πa³ और 8/πa³ इसका स्क्वायर आ रहा है बाहर, तो 8/πa³ का स्क्वायर बाहर आ रहा है। इधर से हमारे पास में E² और 1/4πε0 बाहर आ रहा है। सो E²/4πε0 बाहर आ रहा है। अब डबल इंटीग्रेशन लगा देते हैं। अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, देखो ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म और ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म यहाँ पे 2 है। सो माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 था, माइनस का 4 हो जाएगा। सो e⁻⁻⁴ r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय a, ये वेव फंक्शन के अंदर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा d3r1 d3r2, और डिवाइड में हमारे पास मोड ऑफ r1 माइनस r2, क्योंकि ये वाला टर्म हमने छोड़ दिया था। ये हमें जो मिल रहा है ये मैं बता देती हूँ आपको, लिखा हुआ है क्या, यस, 7.20 तक मैंने आपको बता दिया है, देख लो एक बार, 7.20 तक हमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में सपोज करो हमारे पास R1 को हम Z एक्सिस के अलोंग लेते हैं, R2 हमारे पास रैंडम डायरेक्शन में है, यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस R1 माइनस R2 है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले अगर R1 और R2 के बीच में एंगल θ2 है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेक्टर ट्राइंगल लॉ से कितना हो जाएगा, r1² प्लस r2² माइनस 2r1r2 cos थीटा। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं I2। अब I2 इंटीग्रेशन का मतलब क्या है,
देखो यहाँ पे एक बार के लिए ये वाला कोफिशिएंट छोड़ दो, ठीक है, इसको हम बाद में ले लेंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन पे फोकस करते हैं। ओके, इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ते हैं, जिसमें इन्होंने क्या किया है, R2 के साथ में। ओके, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ये माइनस का 4R1 डिवाइडेड बाय ए d3R1, वापस इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर -4R2 डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय R1 -R2 d3R2 लिख सकते हैं हम। दो इंटीग्रेशन बैक टू बैक है, ये जो कोफिशिएंट है वो तो बाद में लगा लेंगे। अब एक बार ये हमारा है I2 इंटीग्रल, ये हमारा I2 है, ठीक है। जो भी I2 आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये जो I2 है वो मैं दिखा देती हूँ बुक में आपको, ये यहाँ पे देखो I2 ये रहा, है ना, I2 ये रहा, इसको यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो आप ये मेथड जो है ये यहाँ पे बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि डायरेक्ट I2 का रिजल्ट आप याद रख लो, या फिर इसको, ये सॉल्यूशन मैंने स्क्रॉल डाउन कर दिया है, जब आप I2 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर ही आएगा। तो I2 की जो वैल्यू है वो वापस I2 की जगह पुट करते हैं। सो I2 मेरे पास आ रहा है पाई ए क्यूब अपॉन 8R1, ये वैल्यू पुट करते हैं अपन, है ना। सो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन -4R1 डिवाइडेड बाय ए d3R1। अब I2 की जगह वैल्यू कितनी आ रही थी, पाई ए क्यूब अपॉन 8R1, पाई ए क्यूब अपॉन 8R1, साथ में क्या आ रहा था, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस 2R1 अपॉन ए, 1 माइनस 1 प्लस 2R1 अपॉन ए, और साथ में क्या आ रहा था, ई रेस टू पावर -4R1 अपॉन ए, ये I2 आ गया, ठीक है। और ये पूरा मिल रहा है, इसके आगे जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट चले आ रहे हैं, वो कोफिशिएंट कौन से होंगे, ये वाले हमें लिखने पड़ेंगे, 8 अपॉन पाई ए क्यू वाले लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें से कोफिशिएंट को बाहर निकाल लेते हैं। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। तो ऊपर वाले कोफिशिएंट में वापस लिख रही हूँ, 8 अपॉन पाई ए क्यूब का स्क्वायर था, 8 अपॉन पाई ए क्यूब का स्क्वायर था, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पहले से थे। यहाँ से इंटीग्रेशन में से क्या बाहर आ रहा है, पाई आ रहा है, ए क्यूब आ रहा है और 8 आ रहा है केवल ना, पाई ए क्यूब अपॉन 8 बाहर आ रहा है। R1 को नहीं लेंगे क्योंकि R1 इंटीग्रेशन के अंदर आएगा। अब इंटीग्रेशन में क्या बच रहा है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल -4R1 अपॉन ए, साथ में बच रहा है देखो 1 अपॉन R1 डिवाइडेड बाय में R1, ये वाला R1 है ना, और स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस 2R1 अपॉन ए -4R1 अपॉन ए, और क्या करना है, d3R1, ये d3R1 करना है अपन को। अब d3R1 वॉल्यूम एलिमेंट होता है, वॉल्यूम एलिमेंट हम जानते हैं R1 के अंदर लिखना है, तो कितना हो जाएगा, R1 स्क्वायर साइन थीटा 1 dr1 d थीटा 1 d फाई 1, ये वॉल्यूम एलिमेंट होता है। तो ये यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो आप, पाई ए क्यू बाई 8 से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। सो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 8 अपॉन पाई ए क्यूब ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन इस R1 से एक स्क्वायर की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। सो ई रेस टू पावर -4R1 अपॉन ए, ब्रैकेट में आ रहा है 1 माइनस 1 प्लस 2R1 अपॉन ए, ई रेस टू पावर -4R1 अपॉन ए, और यहाँ पे R1 साइन थीटा 1 dr1 d थीटा 1 d फाई 1। अब ये जो चीज मिली हुई है, ये चीज मैं दिखा देती हूँ आपको। वैल्यू पुट करने के बाद देखो यहाँ पे, अभी जो मैंने आपको लास्ट डिराइव करवाया है वो यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ तक अपन आ गए, ठीक है। इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें सॉल्यूशन नहीं करना है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो R1 वाला इंटीग्रल है, R1 वाला इंटीग्रल है उसकी वैल्यू तो आएगी 5a स्क्वायर अपॉन 128, यानी कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये और ये वाला पार्ट और ये R1 और इसके साथ में dr1, इन सब की वैल्यू तो आएगी 5a स्क्वायर अपॉन 128, विच वी आर गोइंग टू यूज डायरेक्टली। और जो एंगुलर इंटीग्रल्स है वो आपके पास आएंगे 4 1, यानी d थीटा 1 और d फाई 1 और साइन थीटा 1, इसकी वैल्यू आएगी 4 पाई।
सो हमारे पास मल्टीप्लाई किस किस को करना है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन चारों को मल्टीप्लाई करना है। जब इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सॉल्व करते हैं चारों को मल्टीप्लाई करके। सो हमारे पास आ जाएगा ये तो पहले से ही था 8/πa³ e² / 4πε0। जो r1 वाला इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हमें कही जा रही है, r1 वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू है 5a² / 128, 5a² / 128 और एंगुलर वाला पार्ट है वो है 4π। अब इन चारों को आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देना। फाइनली जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास ये, ठीक है। और हम जानते हैं e² / 4πε0, e² / 4πε0 हमारे पास क्या होती है, E1 होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, सॉरी उसके अंदर a आएगी, है ना, जस्ट अ मिनट, है ना। लेट मी एक्सप्लेन यू 7.25 कैसे आया हमारे पास में। ये इक्वेशन 7.25 को देखो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वी जो है वो 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट इसका एक्सप्रेशन -5/2 E1 कैसे आया, यहाँ पे तो 5/4 A है। सो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोर रेडियस का फॉर्मूला और मैंने एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख रखा है, वो आप एक बार देख लीजिए। ये बोर रेडियस होती है और ये हमारे पास एनर्जी होता है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये और ये राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट किया। ये वैल्यू आ रही है ke²/2, ठीक है। और के की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0, तो ये आ जाएगा। और यहाँ से अगर ई निकालेंगे तो ए नीचे चला जाएगा और ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास ये आ रही थी वी की, तो यहाँ पे जो 4 है, ये जो 4 लिखा हुआ है, इसमें से यहाँ पर 2 रख लेते हैं और यहाँ पे 8 कर देते हैं, कर सकते हैं। 2 को अंदर भेज दिया और ये इंक्लूडिंग ए, ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। सो हमारे पास, और एनर्जी नेगेटिव होती है तो माइनस का आ जाएगा, और E1 की वैल्यू -13.6 होती है। सॉल्व करेंगे तो 34 EV आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ VE इक्वेशन नंबर 7.25 में आपको गिवन है। देयरफॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H कितना आएगा, सो देयरफॉर हमारे पास H कितना था, 8E1 प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ VEE, ये तो हमने निकाल लिया, 34 था, और इसकी वैल्यू हमने दिखा थी -109, है ना। सो ये -109 आ गया और ये 34 आ गया, और ये आंसर कितना आ रहा है, -75, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाता है। वैसे यहाँ तक का सॉल्यूशन आप करते हो तो ठीक है, लेकिन एक टर्म होता है इफेक्टिव चार्ज, अगर उसको हम इंक्लूड करते हैं तो इससे और ज्यादा अच्छा आंसर आता है, मतलब -78 तक हमारा आंसर आ जाएगा। उसका डेरिवेशन यहाँ दे रखा है, बट मुझे लगता नहीं है वो करना जरूरी है। मैं आपको उसका आइडिया समझा देती हूँ कि आइडिया क्या है। कि हमने अभी तक क्या किया था कि यहाँ पे प्लस का 2e जो चार्ज लिया था और ये इलेक्ट्रॉन लिया था और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन था। हमने ये कहा था कि ये प्लस का 2e चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को कितने फोर्स से पुल करेगा, कूलम फोर्स जो पुल मतलब फोर्स मान लीजिए F1 है, लेकिन एक्चुअल में ये F1 जो होता है वो हम निकालते हैं kq1q2/r² से। उसमें हमारे पास बस ये चार्ज होगा और ये चार्ज होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ये F1 अफेक्ट होता है। यानी कि ये पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है, ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन को दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से उतना फोर्स से नहीं खींच पाता है जितना ये खींच पाता अगर सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं होता तो। इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन को या सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स महसूस होता है वो प्लस का 2e चार्ज की वजह से नहीं होता है। यानी कि एक्चुअल में जो प्लस का 2e चार्ज है, इतना फोर्स जो ये चार्ज फोर्स लगाएगा उतना फोर्स फील नहीं होता है, बल्कि कुछ और अमाउंट का फोर्स फील होता है। और मान लीजिए वो फोर्स आता है ZE चार्ज की वजह से। सो इस को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये होता है जो कि बाकी इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस में किसी एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन पर एक्चुअली कितना फोर्स लगाता है। सो वापस सेम टू सेम डेरिवेशन जो है वो यहाँ पर किया हुआ है। इस बार केवल यहाँ पर क्या लिया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 2 से कम होता है। देखो यहाँ पे, यहाँ एक्चुअल में हमने चार्ज कितना लिया, प्लस का 2e लिया था अभी। तो यहाँ पर देखो, एक्चुअली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो हम Z लेते हैं, वो प्लस का 2e के इक्वल नहीं आता है, वो विच इज समवॉट लेस देन 2, वो एक्चुअल में 2 से कम होता है। तो जो +2e है वो लेकर तो हमने डेरिवेशन कर लिया, तब हमारा जो आंसर आया था वो कितना आया था, कितना आया था यार, माइनस का 75 आ गया था। लेकिन अगर अपन इफेक्टिव चार्ज को कंसीडर करते हैं, मतलब और ज्यादा अच्छा एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट चाहते हैं, तो यहाँ पर वापस सारा डेरिवेशन किया हुआ है। तो ये वाला जो डेरिवेशन है
इस वाले डेरिवेशन में वैसे एग्जाम में आप करना चाहो तो आप देख लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपके पास हाइड्रोजन का आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके, तो हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, वेरिएशनल मेथड तो लगाया नहीं है। तो ये मैं पढ़ा देती हूँ, वेरिएशनल मेथड तो हमें अब लगाना पड़ेगा। तो सपोज हमारे पास में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब z होता है तो वेव फंक्शन मॉडिफाई करना है। सो इस बार वेव फंक्शन हमें ये लेना है। पहले क्या था, 8/πa³ e रेज टू पावर -2r1 प्लस r2/a था। अब हमें वेव फंक्शन ये लेना है। इस बार सिर्फ मैं आपको बस बताऊंगी कि क्या क्या करना है। हैमिल्टोनियन की बात आती है, सो काइनेटिक एनर्जी का टर्म सेम टू सेम रहेगा। और पहले इफ यू रिमेम्बर हमारे पास में कितना आ रहा था, हैमिल्टोनियन का, हैमिल्टोनियन सेम रहेगा। हैमिल्टोनियन हमारे पास पहले आ रहा था -h×2 del1 स्क्वायर प्लस del2 स्क्वायर, और -e का प्लस का 2e के साथ में इंटरेक्शन आ रहा था, है ना। सो माइनस का e² /4πε0r1 आ रहा था, एंड -e²/4πε0r2 आ रहा था। अभी भी यहाँ पर वही आएगा, देखो। अगर ये वाला टर्म आप लेते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, यानी ये जो 7.28 है इक्वेशन, इसको पूरा ओपन करो, इसको पूरा ओपन करो तो आपको हैमिल्टोनियन वही मिल जाएगा जो हमें अभी थोड़ी देर पहले मिला था। क्योंकि ये z वाला जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे देखो z वाला नेगेटिव टर्म के साथ में है और यहाँ पर z वाला पॉजिटिव टर्म के साथ में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग कौन सा बचेगा, 2 वाला ही बचेगा, और जो कि हमारे पास में 2e वाला था, यहाँ पे 2e वाला था ना हमारे पास में, वो 2 वाला ही बचेगा। सिमिलरली इस z के साथ में ये z कैंसिल आउट होकर हमारे पास बचेगा, और ये तो था हमारा VEE। सो हैमिल्टोनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब लेंगे तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में आपको ध्यान रखना है बस, है ना। इस पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू अप्लाई कैसे करते हैं वो आप थोड़ा सा देख लो। जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास में ये ऊपर वाला हैमिल्टोनियन एक बार देख लो। ये हैमिल्टोनियन हमारे पास में 2 हाइड्रोजन एटम की एनर्जी के बराबर है। सो एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी अगर E1 है तो यहाँ पर 2 हैमिल्टोनियन है, तो कितना आना चाहिए, 2 और E1 आना चाहिए। 2 E1 के साथ में इस बार हमारे पास में 2 की वो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना ले रहे हैं अपन, इफेक्टिव Z ले रहे हैं, यहाँ पर Z ले रहे हैं। इसलिए यहाँ पर एनर्जी के अंदर, और एनर्जी हमें पता है प्रोपोर्शनल होती है Z² के, तो यहाँ पर Z² आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो ये 4 टर्म है, 1 2 3 4, इन चारों से मिला के जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलेगी वो आपको ये मिलेगी। अब हमारे पास में VEE की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो यहाँ पर है। अब बचा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। इसमें हम अगर एवरेज वैल्यू R1 R2 की सेम ले लें तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, e²/4πε0, देखो एज इट इज आ गया। Z-2 और Z-2 ऐड होके ट्वाइस ऑफ Z-2 हो जाएंगे, सो ट्वाइस ऑफ Z-2, और 1/R1 और 1/R1 यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी हो जाएगी, 1/R1। अब 1/R1 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ग्राउंड स्टेट के अंदर आप डायरेक्टली याद रख लेना कितनी आती है, Z/A आती है, और ये 6th चैप्टर में इसका डिटेल से दिया हुआ है, तो आप 6.54 को कंसिडर कर लेना। सो 1/R की जगह आपको क्या रखना है, Z/A। सो हमारे पास में और जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ VEE आया था, अब इस बार क्या होगा, पिछली बार याद कीजिए कितना आया था, पिछली बार आया था 5/4AE²/4πε0, शायद कुछ ऐसा आया था, करेक्ट। इस बार ये कह रहे हैं कि फॉर ये तो एक्सेप्ट दैट इंस्टीड, पहले हमने z=2 रखा था, अब वी वांट आर्बिट्रेरी z, सो वी मल्टीप्लाई a बाय 2/z, a को मल्टीप्लाई करना है 2/z से, 2/z से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये 2 4 से मल्टीप्लाई होकर हमें मिल जाएगा 5z/a, a एज इट इज आ जाएगा। और जो मैंने बोर मॉडल से आपको एनर्जी और बोर रेडियस में रिलेशन बताया था, उस हिसाब से E1 की वैल्यू ये आएगी। इन सबको एक साथ रखेंगे तो ये सारी की वैल्यू ऊपर रख देंगे, अभी जो इक्वेशन मिली थी तो हमें वो वाली वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, E1 को कॉमन ले लेंगे, ये मिल जाएगा। अब हम वेरिएशन मेथड यूज करते हैं। वेरिएशन मेथड ये कहता है कि इस H की आपको क्या वैल्यू लेनी है, मिनिमम वैल्यू लेनी है। मिनिमम वैल्यू लेने के लिए इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पर केवल Z जो है वो वेरिएबल दिख रहा है, हमें पता नहीं है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, तो हम क्या करेंगे, इसको Z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके 0 कर देंगे और Z की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1.61। ये 1.61 वापस कहाँ रखेंगे,
7.32 के अंदर रखेंगे। 7.32 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 77.5। इससे पहले हमारे पास कितना था, माइनस का 75 था, अब हमें मिल रहा है माइनस का 77.5 और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 78.9। सो वेरिएशनल मेथड से हमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिली है। ठीक है, ये था हमारा हीलियम। इसी तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।